आदाब अर्ज़ है। मैं हूं तैयब जफर और आज वंचित बहुजन आघाड़ी के इस पेज के माध्यम से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और एक बड़े अहम मुद्दे के ऊपर ये गुफ्तगू आज की कि मौजूदा हालात और मुस्लिम नौजवानों की जिम्मेदारी। सबसे पहले तो हमको मौजूदा हालात को समझना होगा। मुल्क अजीज भारत के अंदर जो इन दिनों हालात हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई भी फर्द होगा, कोई भी शख्स होगा जो इन हालात को नहीं जानता होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सारी न्यूज और सारी रिपोर्टें हमारे सामने हैं। मुस्लिम नौजवानों के हालात हमारे सामने हैं। हम सियासी एतबार से पिछड़े होते जा रहे हैं, हम समाजी एतबार से पिछड़े होते जा रहे हैं, हम तालीमी एतबार से पिछड़े होते जा रहे हैं। और इन तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं आज का ये टॉपिक बड़ा अहमियत का हामिल हो जाता है जब हम मौजूदा हालात में नौजवानों की जिम्मेदारियों पे बात करते हैं। पॉलिटिकली एतबार से देखा जाए या गैर सियासी एतबार से देखा जाए, दोनों ही एतबार से नौजवानों की जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा होती है। नौजवान कौम का वो हिस्सा होता है जो कौम को लेकर चलने वाला होता है और नौजवान के अंदर के बदलाव कौम के बदलाव को तय करता है कि जिस कौम के नौजवान जिस रुख पे जाएंगे वो कौम उस रुख पे जाने वाली होगी। और ये तमाम चीजों को हमको बड़े अच्छे अंदाज में आसानी से समझने की जरूरत है। मामला ये है कि हम लोग किसी भी चीज को समझना नहीं चाहते। किसी ने क्या खूब कहा है कि अच्छी बातें अक्सर कड़वी होती है, जबकि जो बातें हमको नुकसानदा साबित होती है वो कान को बड़ी अच्छी लगती है। और हम लोग कहीं ना कहीं कान को अच्छी लगने वाली बातें सुनने के आदी हो गए हैं, चाहे पॉलिटिकल कायदान से हो, मिली कायदान से हो या समाजी कायदान से हो। हम वही बातें सुनते हैं जो हमारे कान को अच्छी लगे। लेकिन यह बात वाज़े तौर पर समझ लेनी चाहिए कि हर कान को अच्छी लगने वाली बात कौम के लिए अच्छी नहीं होती। मौजूदा हालात को अगर हम देखेंगे तो हमको एक बात समझ में आएगी कि इन दिनों माशरा कहीं ना कहीं डर के माहौल में जी रहा है। पिछले दिनों जो पूरे मुल्क में हालात बने, अखबारात रोजाना फ्रंट पेज की न्यूज बनाते रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं नाम लेकर इसको वाजे करूं। ऐसे हालात के अंदर नौजवान अपने आप को कैसे जो है तो मजबूती के साथ आगे लाएं, ये इस वक्त की अहम जरूरत है। सबसे पहले तो मुस्लिम नौजवानों को हमारी क़यादतों को पहचानना होगा कि कौन लोग कौम के हक में, मुल्क के हक में काम कर रहे हैं और कौन लोग कौम के नाम पर, मुल्क के नाम पर कौम के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये चीज जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे, मैं समझता हूं उतनी जल्दी हमारे कामयाबी के रास्ते हमकिनार होंगे। तो हमें इस बात को बड़ी आसानी से समझनी चाहिए। चंद नाम नेहाद क़यादतें हमारे पास हैं जो मैं समझता हूं लिबादे के एतबार से क़यादतें हैं, जो मैं समझता हूं जबानी जमा खर्च के एतबार से क़यादतें हैं, लेकिन उनका काम और उनकी बातें दोनों ही जब कौम के लिए नुकसानदा साबित होने लगती है तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है। जब मुल्क का माहौल नीचे ऊपर होता है, जब किसी कौम को क़यादत की जरूरत होती है और उस कौम के अंदर ऐसी क़यादतें मौजूद हो जिसकी जबान खोलने से कौम को नुकसान हो ना कि फायदा हो, तो ऐसी तर्जुमानी का फायदा क्या जो तर्जुमानी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जाए। मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, लॉकडाउन से पहले जाऊं, तो पूरे मुल्क ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के नाम पर एहतजाज देखे। दिल्ली के अंदर एहतजाजात हुए, मुंबई के अंदर एहतजाजात हुए, औरंगाबाद के अंदर एहतजाजात हुए और मुल्क के कई इलाकों में एहतजाजात हुए, जिसके अंदर न सिर्फ मुसलमान बल्कि दिगर तबके के लोगों ने भी अपना योगदान दिया। ऐसे हालात के अंदर भी हमने नाम नेहाद क़यादतों को खामोश देखा। लेकिन जब नाम नेहाद क़यादतें खामोश होती है तब एक आवाज उठती है जो वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से होती है, माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब की शक्ल में। और वो अपने अंदाज के अंदर, अपने एतबार से इस मुल्क को समझाने की कोशिश करते हैं कि एनआरसी, एनपीआर सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदा नहीं है,
एनआरसी एनपीआर जो है तो दिगर मजाहिब को भी नुकसान पहुंचाने वाला होगा और वो जो है तो मुसलमानों से ज्यादा दिगर मजाहिब को नुकसान पहुंचाएगा। मैं समझता हूं वाहिद कयादत थी माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब की, जिन्होंने इसको समझा और लोगों को समझाने की कोशिश की है और बाज़ाब्ता समझाया है। मुंबई के अंदर जो है तो आपने दादर को बंद करवाया और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी अपने वक्त की एक इनकलाब था कि सीएए और एनआरसी के नाम पर जिन लोगों ने दादर को बंद करवाया प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत में, उसमें मुसलमान नहीं थे, उसमें मुसलमान तबकात नहीं थे, उसमें दिगर तबकात थे जो मुसलमान नहीं है। लेकिन उनको यह समझ में आया कि एनआरसी एनपीआर सीएए जो है तो कौम के लिए नहीं मुल्क के लिए नुकसानदायक है। हमें ऐसी क़यादतों को पहचानने की जरूरत है। पूरे मुल्क के अंदर जो है तो धर्म गुरुओं के नाम पर, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जब तोहमतें लगती है और क़यादतें सिर्फ अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए बयानबाजियां करती है, तब भी एक जो है तो फ्रूटफुल काम करती हुई अगर कोई क़यादत सामने नजर आती है तो वो प्रकाश अंबेडकर साहब की होती है। आपने सिर्फ बयानबाजियां नहीं की, आपने अवाम को जमा किया, लोगों के साथ मिले बैठे और ये कहा कि नहीं, ये सिर्फ बयानबाजियों से काम नहीं चलेगा, हमको जो है तो एक कानून बनाने की जरूरत है जो किसी भी महापुरुष के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसको भारत के कानून के तहत सजा दी जाए। क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग कानून को मानने वाले हैं और जब हम हर काम कानून के दायरे में रहकर करते हैं तो ऐसी चीजों के लिए हम कानून के बाहर क्यों जाए जब वो चीजों के ऊपर हम कानून बना सकते हैं। तो प्रकाश अंबेडकर साहब की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बिल पेश किया और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कदम था। ये तमाम चीजें हमको समझनी होगी, मौजूदा हालात का हमको जायजा लेना पड़ेगा। नौजवानों से मैं एक अदबन गुजारिश करता हूं कि हम लोग सिर्फ रोना ना रो कि हमको नौकरियां नहीं मिल रही या हमको जो है तो तालीमी एतबार से पिछड़ा रखा जा रहा है या हमको सियासी एतबार से पिछड़ा रखा जा रहा है। हमको माहौल को समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो किसी ने कहा ना कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने सबब तलाश करना छोड़ दिया, हमने चंद ऐसी क़यादतों को आगे लेकर जाने का काम किया जिन्होंने हमको बर्बादियों के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और हमको इस बात का, इस सबब को समझते हुए सही रुख पर आकर काम करने की जरूरत है। साथ ही साथ आज के इस माहौल के अंदर किसी भी नौजवान को पॉलिटिकली एतबार से एक्टिव होने की जरूरत है और पॉलिटिकल एतबार से एक्टिव होने का मतलब यह नहीं है कि जो जमातें, जो क़यादतें कौम के नाम पर कौम को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी जमातों या ऐसी क़यादतों के साथ हम जाए, जबकि हमको इस बात की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि वो कौन सी क़यादत है जो मुल्क को जोड़ने का काम कर रही है, तबकात को जोड़ने का काम कर रही है, कौमों को जोड़ने का काम कर रही है। और जब हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो हमारी तरक्कियात तय है। देखो, ये चीज हमको समझना होगा कि ये मुल्क कई भाषाओं का बोलने वाला मुल्क है, कई तबकात यहां रहते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे तबकात एक हो जाते हैं ना तो उनसे बड़ी ताकत इस मुल्क में नहीं हो सकती। जिनको हम अकलियतें कहते हैं, जिनको हम जो है तो माइनॉरिटीज कहते हैं, लेकिन जब माइनॉरिटीज और अकलियत एक जगह आ जाती है तो मैं नहीं समझता कि उनसे बड़ी अक्सरियत कोई हो सकती है। आज प्रकाश अंबेडकर साहब की अगर मैं पॉलिटिकली एतबार से बात करूं तो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये थी कि उन्होंने जो है तो बिछड़े हुए तबकात को एक जगह करने का काम किया। मुसलमानों को, दलितों को, वंचितों को, बहुजनों को, ऐसे तबकात को जिनके ऊपर जुल्म ज्यादती होती है या ये कहा जाता है कि ये लोग मजलूम हैं, तो मजलूमीन को एक जगह करने का काम इन दिनों वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है। बहुत सारे सवालात मुझ पर उठते हैं कि तैयब जफर को क्या जरूरत थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी में चला गया। जरूरत यह थी कि मेरी कौम को इस्टेब्लिश करना था, जरूरत यह थी कि मुस्लिम कयादत को उभारना था, जरूरत यह थी कि एक अच्छी कयादत जो है तो सियासत में नजर आए, चाहे वो मुस्लिम चेहरे में हो, दलित चेहरे में हो या किसी और तबकात के चेहरे में हो।
लेकिन एक अच्छी क़यादत तभी उभरेगी जब अच्छे लोग सियासत में आएंगे, और अच्छे लोगों का सियासत में आना बहुत जरूरी है। मैं नौजवानों से खास तौर पर ये दरखास्त करूंगा कि आप लोग अपने आप को जो है तो पॉलिटिकली एतबार से अवेयर करते हुए रिसर्च करें कि कौन सी पार्टियां है जो इस वक्त जो है तो फ्रूटफुल काम कर रही है, पॉलिटिकली एतबार से भी, एजुकेशन के एतबार से भी और दूसरे तमाम एतबार से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो मुस्बत अंदाज में आवाज को बुलंद कर रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो देश को जोड़ने का काम कर रही है ना कि तोड़ने का काम कर रही है। और जब ये तमाम खाके, ये तमाम फ्रेम मैं बनाता हूं तो मुझको इस फ्रेम के अंदर जो पार्टी नजर आती है वो वंचित बहुजन अघाड़ी होती है, और बस उसी फ्रेम को मद्देनजर रखते हुए मैं वंचित बहुजन अघाड़ी में आया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं आप तमाम को भी ये खुले अंदाज में अपनी तरफ से और वंचित बहुजन अघाड़ी की तरफ से दावत देता हूं कि आए, जुड़े हमारे साथ, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। तो इस अंधेरे के अंदर इत्तेहाद का, इत्तेफाक का और पॉलिटिकल पावर बनाने के दिए जलाने का काम वंचित बहुजन अघाड़ी कर रही है। हम जुड़ चुके हैं और हमारा यह काम बनता है कि आपको भी सही रास्ते पर जोड़ने की कोशिश की जाए। आगे बातें आती रहेंगी, अभी अभी तो मैं भी आया हूं, अभी अभी तो आपसे बात होनी शुरू हुई है, आगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी बातें होंगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इन टूटी फूटी बातों से आपको समझ में आ जाए कि आज हमको पॉलिटिकल अवेयर होने की कितनी जरूरत है और हमको सही पार्टियां चुनने की कितनी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।